इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है। आपके पास दो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो एंड माइक्रो। तो पहले तो आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो हम बोलते हैं एज अ होल और माइक्रो इंडिविजुअल्स। जब आप इकोनॉमी के किसी भी सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब आप इकोनॉमी में एज अ होल डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम तो ये क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही अगर आप पर्सनल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं किसी के, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर आप नेशनल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो ये क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाएं, आप फॉर एग्जांपल क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स, आप क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एज अ होल बात कर रहे हैं तो ये क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मीनिंग्स है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइलिंग प्रोडक्ट्स, वो तमाम फर्म्स जो टेक्सटाइलिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री में जो इतनी सारी फर्म्स हैं उनमें से किसी एक फर्म की आप बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टेक्सटाइलिंग फर्म है, और उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज अ होल बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही आप सीमेंट इंडस्ट्री में आ जाए, अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री मीन्स के ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग सीमेंट प्रोडक्ट्स, जो भी फर्म्स हैं जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप एक फर्म की बात करेंगे तो वो आपके पास कलेक्शंस जो सीमेंट इंडस्ट्री है मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक फर्म की बात कर लें, आप पार्कलैंड सीमेंट फर्म की बात कर लें, लकी सीमेंट की बात कर लें, तो इसका मतलब है कि ये क्या है माइक्रो। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स से निकल के बात करें एज अ क्लास परफॉर्मेंस की बात करें तो मैक्रो कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट तो माइक्रो कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और इससे हर साल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बहुत कम पेपर्स ऐसे हैं जिसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए इन्फ्लेशन को डिफाइन कर लें कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। ये हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो वन सेंटेंस डेफिनेशन अगर आप इन्फ्लेशन को देना चाहें तो इन्फ्लेशन मीन राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जब जनरल प्राइस लेवल राइज करता है तो इसको हम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब जनरल प्राइस लेवल राइज करने से मीनिंग्स है कि बहुत सी चीज़ों की प्राइसेस राइज कर रही है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस राइज नहीं कर रही है। अगर एक दो प्रोडक्ट्स की प्राइस इकोनॉमी में राइज कर रही है तो दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। दोनों में जनरल प्राइस लेवल राइज करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब आपकी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट राइज कर जाए। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट एक प्रोड्यूसर की बढ़ रही है, वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस एंड सेल कर रहा है वो पहले से ज़्यादा महंगी प्रोडक्शन हो रही है, तो जाहिर है कि वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कवर करेगा और प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा, तो उसके लिए उसको प्राइस को राइज करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज की अगर हम बात करें तो मेन जो हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, और उसके बाद ओवरहेड्स। मटेरियल और लेबर के अलावा और दूसरी कॉस्ट होती है। मटेरियल क्या है, जैसे आप चेयर पे बैठे, ये चेयर वुडन पीस से बनी है, लकड़ी से,
इसका रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। अगर लकड़ी महंगी हो जाएगी, वुड महंगी हो जाएगी, तो जाहिर है कि ये चेयर महंगी पड़ेगी हमें, तो प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो जाएगी। तो फिर जो प्रोड्यूसर है, कारपेंटर है, वो इस चेयर को पहले से महंगा करके बेचेगा, तो प्राइस लेवल राइज कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ठीक इसी तरीके से अगर लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, यानी कि लेबर्स डिमांडिंग मोर वेजेस, लेबर बोलते हैं हमारी सैलरीज, वेजेस बढ़ाई जाए, तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में लेबर हर जगह यूज होती है, मटेरियल हर प्रोडक्ट में यूज होता है। ये तो एग्जांपल भी आपको फर्नीचर का, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करें, वो जिस भी चीज़ से बनती है वो मटेरियल है। ओवरहेड में सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एनर्जी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। अगर एनर्जी की प्राइस राइज करती है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, तो क्या होगा? आपका जनरल प्राइस लेवल राइज हो जाएगा, और ये इन्फ्लेशन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यस बोले यानी जनरल प्राइस लेवल, जैसे ये निदा बोल रही है कि जनरल प्राइस लेवल राइज होगा, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, तकरीबन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, तो ये इन्फ्लेशन है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि आपका पेट्रोलियम प्राइसेस राइज कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी या डीजल, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। तो जबकि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में तो हम कहते हैं राइज इन जनरल प्राइस लेवल, ये तो हम सिर्फ एनर्जी की प्राइसेस को राइज करने की बात कर रहे हैं। तो जब एनर्जी प्राइस राइज करती है तो ऑटोमेटिकली जनरल प्राइस लेवल राइज करता है, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी, वो किसी भी किस्म की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका बेसिक एलिमेंट है। एनर्जी के बगैर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम इस टाइम कोचिंग सेंटर में क्लास कर रहे हैं, तो क्या हम एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग कोचिंग सेंटर इसकी भी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही जब डीजल या पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, तो जो चीज़ें जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनकी प्रोडक्शन प्लेस है, लेकिन उनकी कंजम्पशन प्लेस लाजमी नहीं है वही हो। उन प्रोडक्ट्स को उनकी प्रोडक्शन प्लेस से उनकी कंजम्पशन प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर इज राइज इन एनर्जी, यानी कि हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन प्लेस से उसको कंजम्पशन प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी राइज होगी। जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस भी राइज कर जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में एनर्जी कंजम्पशन जो है वो हो रही है, उसका पेस बहुत ज़्यादा है। तो जब एनर्जी प्राइस राइज करती है तो तकरीबन तमाम चीज़ों की कीमतें राइज कर जाती हैं। इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है राइज इन पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, तो हर शख्स अपनी प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देता है। इवन फ्रूट वाले से आप फ्रूट ले रहे, वो भी महंगा करके देता है। वो कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, आप उससे कहेंगे फ्रूट का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है, लेकिन उसका ताल्लुक है, क्योंकि फ्रूट जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट, कराची में तो नहीं, फ्रूट के बाग तो नहीं यहाँ पर लगे हुए, तो जहाँ प्रोड्यूस हुआ वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज हो गई है। उस कॉस्ट को कवर करने के लिए फ्रूट वाला या फ्रूट मर्चेंट अपने फ्रूट की प्राइसेस को राइज करेगा। तो ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम नंबर 1 यहाँ पर कह सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं राइज इन जनरल प्राइस लेवल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी उसकी वजह से अगर उनकी प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, तो हम इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास एक और है डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम इसकी दो सब ब्रांचेस बना सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन एक शख्स क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, और मार्केट डिमांड एक मार्केट में क्या डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड मीन पूरे कंट्री में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। तो जब एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी, जिस पेस से, जिस स्पीड से आपकी एग्रीगेट डिमांड राइज कर रही है, उस पेस से, उस स्पीड से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रही। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी और द नेशन आर नॉट इंक्रीजिंग इन द सेम पेस एज योर पॉपुलेशन गोइंग टू इंक्रीज। जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही है, उस हिसाब से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रही, तो ये मार्केट फेलियर हो जाएगा। एक्सेस ऑफ डिमांड और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई नीचे रह जाएगी। इसकी वजह से आपका जनरल प्राइस लेवल राइज होगा। किसी भी चीज़ की मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस राइज कर जाती हैं, अगर उसकी सप्लाई उसी हिसाब से ना बढ़ाई जाए तो, ठीक है। लेकिन अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के दो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, इसीलिए हमने कहा डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम दो सेगमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन, आपके पास रीज़न हो सकता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आबादी बढ़ने के डिफरेंट रीजंस हैं। एक ये कि आपका बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। आबादी यानी पैदाइश ज़्यादा है लेकिन लोग उस हिसाब से डेथ नहीं हुई, तो आबादी आपकी बढ़ जाती है। एक ये बात है आपकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन का एक रीज़न। दूसरी बात, अगर आपका सिटी या आपका कंट्री वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो लोग माइग्रेट करके अपने कंट्री को, अपने सिटीज़ को छोड़कर आपके सिटी में या आपके कंट्री में आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली रूरल एरिया से लोग शहरों में ज़्यादा आने लग जाते हैं देहात की तरफ से। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी, दे वांट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए गांव देहात से लोग शहरों की तरफ आते हैं, तो शहरों की आबादी बढ़ जाती है। इसकी वजह से शहर में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाती है, और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी, सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगी, तो जनरल प्राइस लेवल राइज कर जाएगा, महंगाई हो जाएगी। दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऐसे ही आप देखें क्यों जो रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया के अमीर ममालिक हैं, वो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्यों करते हैं? आराम से इजीली वीज़ा नहीं देते। हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लोगों को वीज़ा नहीं देते जल्दी से। वो दे वांट टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, क्योंकि हम यहाँ से माइग्रेट करके एवरीवन वांट टू गो टू अमेरिका और यूरोप और डिफरेंट जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर काम, और वो रिस्ट्रिक्शंस, वो अपनी जो वीज़ा जो कंडीशंस हैं उनको मोर रिस्ट्रिक्टेड करते जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती करते जा रहे हैं। क्या है कि उनकी फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होना सिर्फ बर्थ और डेथ रेट का डिफरेंस नहीं है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से भी आपकी पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है। तो जिस पेस से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर उस पेस से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है, नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल आउटपुट, ठीक है, आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करती उस पेस से, जिस पेस से पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, तो आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। ये तो हमने पॉपुलेशन बेस किया, लेकिन एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है। वो है आपके पास एक्सेस मनी सप्लाई। अगर आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में एक्सेस मनी सप्लाई हो जाए, एक्सेस मनी सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में, लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो फिर डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। लोग पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिमांड करना चाहेंगे। हाँ, कुछ लोग एक्सेस मनी सप्लाई या एक्सेस मनी सर्कुलेशन किस तरह होती है, यानी लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है,
तो डेफिनेटली दे विल डिमांड मोर प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा चीज़ें पहले से डिमांड करेंगे। अब एक्सेस मनी सर्कुलेशन कैसे हो रही है, या एक्सेस मनी सप्लाई मार्केट में कैसे हो रही है? एक हमारे पास टर्म यूज होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें ऐसा पाकिस्तानी रोज़ाना आपका प्राइम मिनिस्टर एक बात करता है, 2.5-3 साल से ये जो गवर्नमेंट आई है ये डेली एक ही बात करते हैं, जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, अब हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो एक्चुअली करंट अकाउंट आपका जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसका एक सेगमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंट अकाउंट्स हैं, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस नहीं कर रहे, हम बात करें करंट अकाउंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सेगमेंट क्या चीज़ है? करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट, उस डेफिसिट को फाइनेंस करने की वजह से एक्सेस मनी सर्कुलेट करती है। ठीक है, अब डेफिसिट को फाइनेंस, डेफिसिट के मीनिंग्स क्या है? डिफरेंस ऑफ योर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। इंपोर्ट्स जो हम दूसरे कंट्री से माल खरीद रहे हैं, हम खरीदते ज़्यादा हैं लोगों से, दूसरी नेशन से, और हम उनको सप्लाई यानी बेचते कम है। अगर हमने अमेरिका से फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का माल खरीदा और उसको बेचा 2 मिलियन का है, 1 मिलियन हमने खरीदा और उसको फॉर एग्जांपल हमने 1 मिलियन मीन $10 लाख, और हमने उसको $2 लाख का माल सेल किया, तो हमने उसको 10 लाख पे करने और उससे लेने कितने? 2 लाख। तो डेफिसिट कितना हो गया? 8 लाख का। हमने उससे 10 लाख का माल खरीदा, हमने उसको 10 लाख रुपया देना और हमने उसको बेचा 2 लाख का, तो 2 लाख उससे लिया, देना कितना है? 10 लाख। तो 8 लाख हमें जेब से डाल के देना पड़ेगा। ये क्या है? डेफिसिट। ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जितनी भी इंपोर्ट्स करते हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से उनकी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से डेफिसिट होता है। और इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जब हम पैसा लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं? अब आपके पास आप क्या करते हैं? फिर बोरो करते हैं, कर्जा लेते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर एक्सेस मनी प्रिंट करते हैं, अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह के एक्सेस मनी प्रिंट करवाते हैं। तो एक्सेस मनी तो मार्केट में आ गई, आपने बोरो किया, कर्जा लिया, या आपने बैंक से प्रिंट करवा लिए नोट्स, तो एक्सेस मनी तो मार्केट में आई। क्या प्रोडक्शन एक्सेस हुई है? प्रोडक्शन तो वहीं की वहीं है, ये उधार लेके पैसा और आ गया मार्केट के अंदर, बोरो कर लिया, लोन ले लिया, तो फिर क्या होगा? जब वो मार्केट में पैसा आएगा तो वो लोगों की जेबों में भी आएगा, तो एक्सेस मनी सर्कुलेट करेगी। जब एक्सेस मनी सर्कुलेट करेगी तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, ज़्यादा हो जाएगी आपकी सप्लाई से, तो अगेन दिस विल बी कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में 2 डिफरेंट हमने टाइप्स डिस्कस कर ली। एक हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरी बात हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे कैसे होती है, कब कब होती है, इसको हम डिफरेंट फिर किसी और सेगमेंट में इसको डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों करती है गवर्नमेंट, कैसे होती है, और इसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या होता है। इसको नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो हमारा मेन जो टॉपिक है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। समझ आई ये बात आपको? स्पेशली जो डिमांड पुल था, यहाँ पर था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के 2 डिफरेंट रीज़न है। आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है सप्लाई से, एक तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और दूसरी बात ये कि एक्सेस मनी सप्लाई की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब एक्सेस मनी सप्लाई का मेन रीज़न डेफिसिट फाइनेंसिंग है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है वो एक अलग इशू के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिसिट का मतलब होता है कि आपने आपका जो बजट है, एनुअल बजट आपने रखा है एज अ नेशन कि हम इस साल, अगले आने वाले साल में इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, और इतना पैसा हम कमाएंगे, ये आपका बजट है। लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके रिसोर्सेज से सिर्फ बजट में 2 बातें डिफाइन करते हैं कि हम कितना खर्च करेंगे और उसके बाद उस एक्सपेंस को कहाँ से फाइनेंस करेंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन हमारा अगर बजट एक्सीड कर जाएगा हमारी फाइनेंसिंग से, हमारे सोर्सेज से, हमारे पैसे से, तो फिर क्या होगा? एक्सेस, ये डेफिसिट कहलाएगा। जितना खर्चा आपने अपने बजट से ज़्यादा कर दिया
वो क्या है, डेफिसिट। आप नेशनल लेवल को छोड़ दें, आप इंडिविजुअल लेवल की बात कर ले। बजट डेफिसिट की बात कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आपके पेरेंट लगते हैं कि जी 1 लाख रुपए में हमारा महीना गुजर जाएगा, लेकिन जब महीना गुजरा तो आपके खर्चे तो महीना खत्म होने से पहले ही 1 लाख रुपए खत्म हो गए और आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं 1,20,000, तो 20,000 आपको लोन लेना पड़ेगा। ये जो 20,000 है आपका, ये क्या है, बजट डेफिसिट है इंडिविजुअल। ऐसे ही एक नेशन, एक कौम भी अपना बजट बनाती है, नेशनल बजट कहलाता है। और जब आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग ऑफ द नेशन एक्सीड कर जाती है आपके बजट से, आपके फाइनेंस से, तो वो जो एक्सीड कर जाती है वो आपका बजट डेफिसिट कहलाता है। और उसके एक्सीड करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं। उनमें से एक रीज़न आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस भी होता है। और फिर उस बजट डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाता है, और उस बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने की वजह से मार्केट में एक्सेस मनी सर्कुलेट करती है, सप्लाई हो जाती है, और उस एक्सेस मनी सर्कुलेशन या सप्लाई की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाती है। अगेन मार्केट फेलियर हो जाता है, एक्सेस ऑफ सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ डिमांड होता है, और जिसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल आपका राइज करता है। ओके, यस सर।